बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोपहर का वक्त हो रहा था। आजकल गर्मी हद से सवा थी, लेकिन सुल्तान कभी भी अपने फ्राई से पीछे नहीं हटते थे। इनके लिए गर्मी सर्दी कोई मायने नहीं रखती थी। वो अपने हर काम को अपना फ़र्ज समझकर अदा करते थे। अभी भी सुल्तान अपने मखसूस कमरे में बैठे कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात पर काम कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो दरबार का इख्तिताम करके आए थे। इन्होंने ज़ोर की नमाज अदा की थी और इसके बाद अपने काम में मगन हो गए थे। कितने ज़रूरी काम क्यों ना हो, सुल्तान कभी भी अपनी नमाज ना ही कज़ा करते थे ना ही छोड़ते थे। सबसे पहले वो अल्लाह के दर पे झुकते थे, इसके बाद ये अपने आगे के काम करना शुरू करते थे। अभी इन्हें कुछ देरी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्तान चौंक गए कि इस वक्त इन्हें कौन तंग करने के लिए आ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो सबसे पहले मुलाकात करके आए हैं। यकीनन मामला कुछ ज़्यादा ही गमगीर था, इसलिए इन्हें परेशान किया जा रहा था। हालांकि वो अपने वजीर से बोल चुके थे कि अब कोई कमरे में ना आए। इन्होंने अपने काम को एक तरफ किया और बाहर दरवाजे की जानब देखते हुए संजीदा आवाज़ में बोले, आज जाइए, इजाज़त है। जबकि एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ और सीने पर हाथ रखकर सुल्तान के आगे झुककर सलाम पेश किया, जिसका जवाब इन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में दिया था। वो सिपाही सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, ईरान से एक शख्स आया है और आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। हमने इन्हें बताया है कि दरबार का इख्तिताम हो गया है, अब आपको कल आना होगा, लेकिन वो बज़िद है कि उसे आज रात ईरान के लिए वापस निकलना है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इससे मुलाकात कर ले। और इसका कहना है कि अगर आज मुलाकात नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी और मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे, और जब तक आपको खबर मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इन्होंने एक निगाह अपने ज़रूरी दस्तावेज़ पर डाली और सिपाही को देख इजाज़त दे दी थी। इस इंसान को अंदर आने दिया जाए। इतनी दूर से आने वाले शख्स को बिस्तर मायूस नहीं लौटा सकते थे, और ऊपर से फिर इसकी बात सुल्तान इस चीज़ को बिल्कुल भी फरामोश नहीं कर पाए थे। इनके हुक्म की फ़ौरन ही पैरवी की गई थी और थोड़ी देर बाद ही एक का ढेर उम्र आदमी सुल्तान की खिदमत में खड़ा हुआ था। दराज कद, चौड़ी जिसामत, कंधे से नीचे तक बाल, बाद में देखने में बहुत पुरकशिश था। इसने आते ही सुल्तान की खिदमत में सलाम पेश किया था और हाल अहवाल पूछने के बाद अपना मद्दुआ बयान करने लगा था, जबकि सुल्तान इसको बगौर सुन रहे थे। और जैसे जैसे वो शख्स अपनी तकलीफ बताता जा रहा था, सुल्तान के माथे पर अनगिनत बल पर रहे थे। वो हैरान हो रहे थे कि इनका काजी इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। हालांकि ईरान के काजी के बारे में तो सुल्तान को एक ही तफसील मालूम थी। वो बहुत ही दीनदार शख्स थे, एक नमाज नहीं छोड़ते थे, रोज़ तिलावत कुरान करते थे, तो फिर वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते थे। सुल्तान की समझ से सब कुछ बलातर था। वो चाकर भी इस आदमी की बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो खुद बराह रास्त कई रोज़ इनके महल में ठहरे थे और इनके अंदाज देखे थे। वो शख्स कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बहुत मुश्किल से आपके पास आया हूँ। ये सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है। मेरे पास इतनी उज्जत भी नहीं थी, लेकिन मैं लोगों से उधार लेकर आपके दर तक आया हूँ। हम आप थक चुके हैं, ईरान में सब परेशान हैं और आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन इस काजी ने सब पर पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी सुल्तान से मुलाकात नहीं करेगा, ना ही इनके शहर जाएगा। सब भी डर रहे हैं। जो भी शख्स इसके खिलाफ जा रहा है वो बेदर्दी से इसका कत्ल करता जा रहा है। इसने कई कत्ल इस महीने में कर दिए हैं। इसको ये तक खौफ नहीं आ रहा कि उसे मरने के बाद अल्लाह को मुँह दिखाना है। इस काजी के खौफ के बाद मैं अपनी बहन की शादी तक नहीं कर पा रहा, और ना ही कि अपनी कोई भी घर अपनी बेटी ब्याना नहीं चाहता। सबका यही कहना है कि हम अपनी इज्जत को ऐसे नीलाम नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि हम अपनी बेटी को घर में ही बिठा लें। और लड़के वाले भी ऐसी लड़की कबूल नहीं कर रहे जो शादी की रात अपने शोहर के साथ गुजारने के बजाय इस काजी के पास जाती है, और जो भी ज़्यादा बहादुर बनकर अपनी जोजा को इस काजी के हवाले नहीं करता, अगली सुबह ही वो काजी बेदर्दी से इस मासूम लड़की के शोहर को कुत्तों के आगे डाल देता है और वो लड़की चीखती चलाती रह जाती है। लेकिन वो काजी रहम नहीं खाता। हमारे पड़ोस में ही एक शादी हुई थी और इस लड़के ने गुस्से में आकर अपनी जोजा को इस काजी के हवाले नहीं किया था, और इस काजी ने सबके सामने अपने पालतू कुत्ते लाकर इस आदमी को ख़त्म कर दिया था। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि हम सबको इस काजी से रिहाई दिलवाई जाए। वो हुक्मरान नहीं बल्कि वो दरिंदा है जो लोगों की बहन बेटी की इज्जत को पामाल कर रहा है, और साथ में हम सबको भी जिद कोब कर रहा है। हमें आप जैसा ही हुक्मरान अपने शहर में चाहिए, वरना हम सब एक एक करके जान की बाजी हारते चले जाएंगे। जबकि सुल्तान ने हैरान होकर इस शख्स को देखा था और फिर बेसाख्ता बोले, इस काजी तक ये बात कैसे पहुंचती है? इस घर में शादी हो रही है, ये काम तो छुपकर भी किया जा सकता है। वो आदमी सुल्तान की बात सुनकर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इसने अपने जासूस चारों जाने फैलाए हुए हैं। जिस भी घर में शादी होती है इस तक ये खबर पहुंच जाती है, और शादी की रात ही इस लड़की को उठाकर इस काजी के महल पहुंचा दिया जाता है।
फिर वो काजी इस लड़की के साथ अपनी रात रंगीन करता है और अगली सुबह इसको इसके ससुराल पहुंचा देता है। कितनी लड़कियों की इसने इस तरह से ज़िंदगी खराब कर दी है और अब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश भी की, लेकिन सब भी जान की बाजी हार गए। लेकिन इस बार मेरी हद तजवीज़ हो गई थी। वैसे तो इसने दाखिली दरवाजे पर अपने जसूस छोड़े हुए थे और इनको हुक्म दे रखा है जो भी शख्स शहर सुल्तान आए इसका दर रास्ते में ही अलग कर दिया जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही होता, लेकिन मैं बहुत ही छुपकर वहाँ से निकल आया हूँ और अब मैं नहीं जानता कि मैं वापस किस तरह जाऊँगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब मेरी वापसी पर मौत पक्की है। जबकि सुल्तान इस आदमी को देखते हुए बोले, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम निडर होकर अपने शहर जाओ। बाकी हम इस काजी को देख लेते हैं कि वो हमारी हुकूमत में इस तरह का घिनौना काम कैसे कर सकता है, और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर हमारे पास उसे समझाने के बहुत से अरबे मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले हम इस सब चीज़ों की तहकीकात करेंगे, क्योंकि हम इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकते कि हमारे काजी साहब इस तरह की हरकत कर सकते हैं। वो तो बहुत ही नेक और दीनदार शख्स हैं। कुछ रोज़ पहले ही तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और मुझे ऐसी कोई भी खराबी इनमें नज़र नहीं आई थी जैसे तुम बता रहे हो। जबकि वो शख्स बिल्कुल खामोश हो गया था। इसने सुल्तान के आगे एक लफ्ज़ नहीं अदा किया था, जबकि सुल्तान ने थोड़ी और मालूमात लेकर उसे ईरान के लिए रवाना कर दिया था और साथ में अपने दो सिपाही भेज दिए थे जिसको बाहिफाजत ईरान के दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए थे। जबकि सुल्तान सर पकड़ के बैठ चुके थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था इनका बेहतरीन काजी ऐसी हरकत कर सकता है। इन्होंने इसलिए थोड़ी उसे तख्त पर बिठाया था कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। काफ़ी देर सोचने के बाद इन्होंने फैसला किया था कि वो बेस बदल कर इस काजी के महल जाएंगे और वहाँ जाकर इसकी तमाम हरकतें मुलाकाता करेंगे। और अगर इन्हें कोई भी कोताही इस काजी में नज़र आई तो सबसे पहले वो तख्त बदल करेंगे और इसके बाद इसका सर कलम कर देंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी फ़ौज में ये असूल कायम किए हुए थे कि कोई भी शख्स ज़िना की जानब राग़िब नहीं होगा। जिसको भी औरत की कुर्बत चाहिए वो निकाह करे और इसके बाद ही अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। इस तरह वो किसी को इजाज़त नहीं देते थे कि किसी की बहन बेटी की इज्जत को पमाल किया जाए। और ख़ास करके इन्होंने ये असूल अपनी फ़ौज पर आयद किए हुए थे, क्योंकि इनका मानना था जो वो करेंगे वही इनकी राया करेगी और वो ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते थे जिससे राया गुमराही के रास्ते पर गामजन हो। और यहाँ तो हद हो गई थी कि अगर ऐसा ना हो तो इसके शोर को कुत्ते के आगे डाल दिया जाए। सुल्तान सोच चुके थे कि इन्हें क्या करना है, लेकिन इससे पहले वो अपने वज़ीर से मुलाकात करना चाहते थे ताकि इसके साथ मिलकर एक बेहतरीन मनसूबा तैयार कर सकें। इसकी बदौलत ही वो आगे का तमाम लाहला अमल कर सकते थे। थोड़ी देर बाद ही इन्होंने वज़ीर को पैगाम पहुंचा दिया था कि सुल्तान मुलाकात चाहते हैं, जबकि इनके हुक्म की फ़ौरन पैरवी की गई थी। और कुछ देर बाद ही वज़ीर इनकी खिदमत में हाजिर हो गया था, जबकि सुल्तान काफ़ी बेचैनी से अपने मखसूस कमरे में टहल रहे थे। वज़ीर इनको देखते ही परेशानी से बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, सब खैर तो है, आप इस कदर हलकान क्यों हो रहे हैं? उसे किसी भी चीज़ की खबर नहीं थी। वो कच्ची बस्ती की जानब गया हुआ था और लोगों के हाल जान रहा था। जिसको भी पैसे या सामान की ज़रूरत थी इनके नाम दर्ज कर रहा था, ताकि आने वाले मखसूस दिनों में सुल्तान की इजाज़त से वो इन तक राशन पानी पहुँचा सके। जबकि सुल्तान वज़ीर की जानब देखते हुए तमाम मसाला इसके गोशे गुजर गए थे, जबकि वो भी सुल्तान की तरह हैरत का शिकार था। वो भी यही कहने लगा, कैसा कैसे हो सकता है? ईरान का काजी तो बहुत अच्छा इंसान है, इससे तो हमने खुद बराह रास्त मुलाकात की है, इसके साथ वक्त गुजारा है। वो तो एक नमाज ना छोड़ने वाला शख्स ज़िना की जानब कैसे राग़िब हो सकता है? जबकि सुल्तान खुदला इल्मी का इजहार कर रहे थे। कुछ देर बाद सुल्तान ने अपना बनाया हुआ मनसूबा वज़ीर के गोशे गुजारा तो वो फ़ौरन ही इनका साथ देने के लिए रजामंद हो गया था। जबकि सुल्तान अपनी तैयारी करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए थे और वज़ीर के फरमान तैयार करने लगा था। सुल्तान का मंसूबा था कि वो ईरान काजी के महल ये पैगाम पहुंचाएंगे कि शहर सुल्तान से एक मेहमान भेजा जा रहा है जो कुछ रोज़ आपके महल में ठहरेगा, क्योंकि सुल्तान ने उसे कोई ज़रूरी काम का बोला है। जबकि सुल्तान फ़ौरन ही अपना बेस वगैरह तब्दील करने लगे थे। वहाँ की मुसाफत काफ़ी लंबी थी, इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी तमाम तैयारियाँ पूरी करनी थी। जबकि वज़ीर फ़ौरन ही अपने दो सिपाहियों के हमरा ईरान ये पैगाम पहुँचा चुका था। सुल्तान सबसे पहले अपनी जोजा के पास आए थे। वो कहीं भी जाने से पहले एक बार अपनी जोजा से मुलाकात ज़रूर करते थे। इनका मानना था कि अगर इनके खुदा ना करे कभी वापसी ना हो तो इनकी जोजा के दिल में ये बात ना आई कि इनके शोहर एक बार भी इनसे मुलाकात करके नहीं गए। सबसे पहले इन्होंने अपनी जोजा से एक तवील मुलाकात की थी। इनकी ये गोश में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद वो सीधा अपने इस कमरे में गए थे जहाँ पर इनका बेस वगैरह तब्दील किया जाता था।
सुल्तान कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ पहले से ही 2 आदमी खड़े हुए थे जो सुल्तान का बेस तब्दील करने वाले थे। इन लोगों ने अपनी महारत से चांदी पल में सुल्तान को बिल्कुल ही बदल के रख दिया था। वो अब एक आम लिबास में मौजूद थे। इनको देखकर बिल्कुल भी ये मालूम नहीं हो रहा था कि वो सुल्तान के बादशाह सुल्तान हैं। इन्होंने वजीर से तमाम मुलाकात तय किए थे। इनके ज़िम्मे महल और राया के तमाम इख्तियारात दे दिए थे ताकि पीछे से इन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बाद महल के पिछले हिस्से से निकलकर वो सीधा ईरान की जानब गामजन हो चुके थे, जबकि वक्त से पहले ही इनके दोनों सिपाही ईरान पहुंचकर सुल्तान का फरमान वहां तक पहुंचा चुके थे। जबकि सुल्तान ईरान की तरफ गामजन थे। इनका गोरा सर पर दो रहा था। वो रात के साया होने से पहले पहले ईरान के हदूद में दाखिल होना चाहते थे, क्योंकि वो ये मामला जल्द से जल्द हल करना चाहते थे। ज़्यादा देर करना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा था। रास्ता काफ़ी तवील था, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान कहीं भी नहीं ठहरे थे। एक तवील मुसाफत के बाद वो ईरान के हदूद में दाखिल हो गए थे। काजी के 2 सिपाही दाखिली दरवाजे पर ही खड़े इस मेहमान का इंतजार कर रहे थे, जबकि सुल्तान ने अपने गोरे का रंग बता दिया था, इसलिए इन्हें फ़ौरन पहचान लिया गया था और वह इन दोनों सिपाहियों के हमरा काजी के महल पहुंच गए थे। वहाँ इनका इस्तकबाल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया गया था। इन लोगों का मानना था कि मेहमान सुल्तान का है तो इसकी आओ भगत भी इस तरह करनी है। काजी साहब ने सुल्तान के लिए बहुत ही अच्छा कमरा तैयार किया था और इन्हें आराम करने के लिए वहाँ भेज दिया गया था। जबकि सुल्तान भी काफ़ी थक गए थे, इसलिए इन्होंने थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोचा और गुस्ल करके बिस्तर पर नींदराज होके थोड़ी नींद लेने के बाद वो बेदार हुए तो सीधा महल की बैठक में आए थे, जहाँ पर बहुत से मजदूर लोग बैठे काजी साहब से मऊ गुफ्तगू थे। सुल्तान को देख काजी अपनी जगह से खुद खड़ा हुआ था और इनको अपने बगल में बैठने की दावत दी थी, जबकि सुल्तान खामोशी से वहाँ बैठ गए थे। इन्होंने अभी तक किसी से कोई बात नहीं की थी, वैसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे काजी को ज़रा बराबर भी बिनक पड़े कि वो कोई मेहमान नहीं बल्कि सुल्तान है। थोड़ी बातचीत के बाद दस्तरखान लगा दिया गया। सुल्तान ने सबकी मौजूदगी में ही खामोशी से खाना तवील किया था। कई बार काजी सुल्तान को ये बोल चुका था कि आप क्या बात करना पसंद नहीं करते, जबकि सुल्तान ने इस बात का जवाब भी देना ज़रूरी नहीं समझा था। ईशा की अज़ान होते ही काजी अपना तख्त छोड़कर खड़ा हो गया था और सबको नमाज की दावत दी थी, जबकि सुल्तान एक बार फिर हैरत का शिकार हो गए थे कि आखिर ये शख्स कौन है, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। इस आदमी के कहने के मुताबिक तो काजी बहुत ही गुनहगार इंसान था, तो फिर ये अल्लाह के दर पर क्यों झुक रहा था। ये सोच आते ही सुल्तान का दिमाग काम करना छोड़ चुका था। खैर इन्होंने तमाम बातों को मुस्तरद किया था और सीधा मस्जिद की जानब रवाना हो गए थे। इशा की नमाज अदा करने के बाद वो वहीं बैठ के तस्बीह पढ़ने लगे थे और इस सारे मामलात पर गौर फिक्र करने लगे थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने काजी को पकड़ेंगे। वो चाहते तो काजी को अपने महल मदवा करके इस तमाम मालूमात के बारे में पूछ सकते थे, लेकिन अगर काजी ये काम कर रहा था तो कभी भी इस बात को कबूल नहीं करता। इसलिए सुल्तान मुअज़्ज़म बराह रास्त अपनी आंखों से उसे ये काम करते हुए देखना चाहते थे और रंगे हाथों पकड़ कर उसे सजा देना चाहते थे। इन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। इनका मुंतखब करदा काजी ऐसा काम करेगा, जबकि तमाम शहरों में मौजूद काजी बहुत ही नेक और दीनदार थे। सभी सुल्तान के असूलों की पैरवी करते थे और अपने अपने शहर को इस तरह ही लेकर चल रहे थे। जबकि इस काजी की वजह से सुल्तान का दिमाग बहुत ही गुस्से से पागल हो रहा था। थोड़ी देर मस्जिद में बैठने के बाद सुल्तान महल आ गए थे, जबकि इन्हें फ़ौरन ही महल के पिछले हिस्से की जानब तलब किया गया था। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी महफिल का इंतजाम किया गया था, जबकि सुल्तान हैरान हुए थे कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। सुल्तान चाहते तो अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते थे, लेकिन इस तरह से वो काजी के इस जुर्म को पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने इस दावत में जाना ज़रूरी समझा। जबकि वहाँ का माहौल देखकर सुल्तान ने गुस्से से मिट्टियाँ बींची थी। वो फजूल खर्च इंसान नहीं थे, बल्कि बहुत ही किफ़ायत चार शख्स थे। वो कहने को तो एक सल्तनत के बादशाह थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी इन्होंने आम इंसानों जैसे गुजारी थी। ना ही आलीशान खाना इनका पसंदीदा मुश्किल था, ना ही आलीशान कपड़े पहनना। वो खामोशी से जाकर काजी के तख्त के बराबर में बैठ गए थे, जबकि वहाँ होती हुई इस दावत को देखकर सुल्तान का खून गुस्से से खोल उठा था। वह हुकूमत के पैसों पर जिस तरह से यशी कर रहा था, सुल्तान का बस नहीं चल रहा था। इस पहर ही वो अपनी तलवार निकाल कर इस काजी का सर कलम कर दे। सामने लजीज पकवान लगाए जा रहे थे और हसीन दो शेजाओं को महल बुलाया गया था, जो इस महफिल में चार चांद लगा रही थी। जबकि एक तरफ मौसीकार भी बैठे अपने गीत सुना रहे थे। सुल्तान समझ गए थे कि यह महफिल काफ़ी देर तक चलेगी, जबकि सुल्तान को अल्लाह ताला की इबादत करनी थी। वो रात इस तरह से ज़ाया करने के आदी नहीं थे, इसलिए वो माजरत करके आधी महफिल से ही उठकर अपने कमरे में आ गए थे। जबकि इनका गुस्से से बुरा हाल था। इस आदमी की बातें सच होती जा रही थी, यानी काजी बहुत ही अय्याश शख्स था।
लेकिन सुल्तान को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जिस काजी से सुल्तान ने मुलाकात की थी वो तो ये था ही नहीं, ये तो कुछ और ही था। लेकिन सुल्तान अपना सर झटक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। तकरीबन रात का दूसरा पहर था जब सुल्तान ने अपना मसला उठाकर एक तरफ को रखा था। पानी पीने के लिए मशकीज़ा उठाया तो वो खाली था और इन्हें अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। वो मशकीज़ा हाथ में थामे अपने कमरे से बाहर आए थे। इनके दरवाजे पर जब वो कमरे में गए थे तो 2 सिपाही मौजूद थे, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। इनका इरादा एक सिपाही को बेचकर पानी में घुमाने का था, लेकिन जब इन्होंने किसको नहीं देखा तो खुद ही नीचे की जानब भरे थे। इन्होंने महल में एक तरायना निगाह डाली थी, लेकिन कहीं भी कोई भी सिपाही मौजूद नहीं था। हर तरफ सन्नाटे का आलम था। ऐसा तो किसी भी महल में नहीं होता। थोड़ी बहुत चहल पहल आधी रात तक रहती है। सुल्तान के दिमाग ने खतरे की लामत दी थी। यकीनन काजी अपने ख्वाबगाह में मौजूद था और कुछ गलत कर रहा था। जब भी महल में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। यही सोचकर सुल्तान ने मशकीज़ा एक तरफ रखा था और कदम काजी के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। बोबा खूब भी वाकफ थे एक काजी का कमरा किस तरफ को है। जब सुल्तान पहले ईरान आए थे तो वो काजी के कमरे में ही ठहरे थे। इस वक्त इसने इस कदर इज्जत दी थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। सुल्तान कदम ब कदम चलते हुए जैसे ही काजी के कमरे के पास आए तो वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। कहने को तो वो एक हुक्मरान था, इसकी हिफाजत पर हर हाल में सिपाही मामूर होने चाहिए थे। तो फिर सब कहाँ थे? ये सोच आते ही सुल्तान ने कमरे का दरवाज़ा खोला था और अंदर का मंजर देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए थे। यानी वो आदमी बिल्कुल सच बोल रहा था। अंदर वो शख्स अपने गुनौने काम में मसरूफ था। 2 लड़के नजीबा लिबास में थी, जबकि काजी इनके साथ वाहियात हरकतें अंजाम दे रहा था। सुल्तान के यहाँ बस हो गई थी। वो चाकर भी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए थे और गुस्से से डरे थे। इनका पूरा जिस्म लर्ज उठा था। काजी क्या कर रहे हो तुम? होश में आओ। जब काजी सुल्तान की आवाज़ सुनकर झटके से इन लड़कियों से दूर हुआ तो और वो लड़के भी फौरन अपने जिस्म को ढांपने लगी थी, जबकि सुल्तान ने मुअज़्ज़म हैरान हो गए थे। यहाँ पर आके ने शदीद झटका लगा था। काजी का चेहरा देखकर सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तो वो शख्स था ही नहीं जो यहाँ का काजी था, जिसको सुल्तान ने तख्त पर बिठाया था, जिससे सुल्तान ने पहले मुलाकात की थी। ये तो कोई और था, यानी ये कोई बहरूपिया था। जबकि सामने इस मेहमान को देख काजी की भी हवा खुश हुई थी। जबकि सुल्तान फौरन ही कमरे में दाखिल हो चुके थे। इन दोनों लड़कियों ने अपने वजूद को ढांप लिया था। यकीनन वो किसी की तुलना ही थी जो लाल लिबास में मौजूद थी। इन्होंने अपने बेस के नीचे छुपा हुआ खंजर निकाला था और सीधा मिस्री पर चढ़कर इस काजी की गर्दन पर रखा था और गुस्से से डारे थे। कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे हो? तुम मेरे वो हुक्मरान हो ही नहीं जिसको मैंने ये तख्त दिया था। बताओ कौन हो तुम? इनकी आवाज़ गुस्से के आलम में लर्ज रही थी, जबकि वो काजी सुल्तान के आगे हाथ जो रहा था। इनका बस नहीं चल रहा था। वो इसी पल वो खंजर इस आदमी की गर्दन के आर पार कर दे। लेकिन अगर वो ये काम कर देते तो हकीकत कभी भी सामने नहीं आनी थी। इस शख्स के चेहरे पर जो खबासत थी वो इस काजी के चेहरे पर कभी थी ही नहीं, जिसको सुल्तान ने देखा था। जिस शख्स से सुल्तान एक बार मुलाकात कर लेते थे, इसको वो कभी बोलते नहीं थे। और इस शख्स से मिलकर इन्हें यही लगा था कि आज से पहले कभी इन्होंने ऐसे आदमी से मुलाकात नहीं की, ऐसे आदमी से मुलाकात की ही नहीं थी। जबकि वो फ़ौरन ही खुद को चुरा कर सुल्तान से दूर होना चाह रहा था, लेकिन सुल्तान ने उसे इस तरह से काबू किया हुआ था कि वो चाहकर भी अलग नहीं हो पाया था। अचानक ही शोर शाबे की आवाज़ से 4 सिपाही कमरे में दाखिल हो चुके थे और सुल्तान को इस तरह से करता देख इन लोगों ने फ़ौरन सुल्तान को काबू करना चाहा था। जबकि वो काजी भी चिल्लाकर मदद की अपील कर रहा था, लेकिन जैसे सुल्तान ने मुड़कर इन 4 सिपाहियों को देखा था और अपनी आवाज़ में हुक्म दिया था, मैं सुल्तान हूँ, पीछे हो जाओ सब। जबकि इनकी आवाज़ सुनकर 4 सिपाही लड़ से गए थे। ये कोई मेहमान थोड़ी थे, इनके आवाज़ से तो सभी वाकफ़ थे। जबकि वो काजी भी समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि सुल्तान है। इन्होंने फ़ौरन इन 4 सिपाहियों को हुक्म दिया था कि इस शख्स को बंदी बनाया जाए और नीचे दरबार में लेकर आया जाए। जबकि इनके हुक्म की फ़ौरन तमील की गई थी और सुल्तान ने इन दोनों लड़कियों की तरफ देखकर इन्हें जाने का हुक्म दे दिया था। जबकि वो फ़ौरन ही अपने आप को संभाल कर वहाँ से भाग गई थी। सुल्तान सीधा जाकर काजी के तख्त पर बैठे थे, जबकि वहाँ मौजूद तमाम लोग ही सुल्तान को देखकर पहचान गए थे कि ये कोई और नहीं बल्कि सल्तनत के सुल्तान हैं। इनके बैठने का अंदाज़ और इनके बात करने का अंदाज से ही मालूम हो रहा था कि वो कोई आम शख्स थे ही नहीं। जबकि वो काजी सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। सुल्तान गुस्से से दारे, सच सच बताओ कौन हो तुम? हमारा असल काजी कहाँ पर है? जबकि वो शख्स गड़बड़ा गया था। इसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी को भी सुल्तान की बात समझ नहीं आ रही थी। सभी सुल्तान को हैरत से देख रहे थे। इनकी आमद की खबर जंगल की आग की मानंद पूरी राया में फैल गई थी।
रात का दूसरा पहर चल रहा था, लेकिन काजी का दरबार पूरी तरह भर चुका था। बाहर लोग काजी के फैसले के मुंतज़िर थे, जबकि सभी हैरान थे कि सुल्तान कब ईरान आए। जबकि वो काजी एक लफ्ज़ अदा नहीं कर पा रहा था। इसका सर झुका हुआ था और गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। सुल्तान का हुक्म मिलना था और इसकी गर्दन दर से जुदा कर दी जाती। जबकि सुल्तान अपनी नशस्त से खड़े हुए थे और कदम ब कदम चलते हुए काजी के करीब आए थे और इसका बालों से पकड़कर सर ऊंचा किया था और इसके चेहरे को देखकर गुस्से से दारे थे। बताओ हमारा काजी कहाँ पर है, कौन हो तुम? जबकि इन्होंने फौरन तलवार लेकर इसकी गर्दन पर रखी थी और दबाव बढ़ाया था। खून की एक बूंद जैसे ही गर्दन से निकली तो काजी फरफर बोलना शुरू हो गया था कि मैं एक मिस्री शख्स हूँ, ईरान घूमने के लिए आया था। लेकिन जब यहाँ आकर काजी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने इनकी शक्ल देखकर दंग रह गया था। इनमें और मुझ में थोड़ा ही फ़र्क था और मेरे कुछ दोस्त अहबाब ने मिलकर ये मंसूबा बनाया था कि काजी साहब को गवाह करके हम कहीं छोड़ देंगे और इनकी जगह तख्त पर मैं बैठ जाऊँगा। तमाम इख्तियारात मेरे हाथ में आ जाएंगे और हम ईरान पर हुकूमत करेंगे। हमारा मंसूबा बहुत ही जल्दी कामयाब हो गया था। काजी साहब अपने 4 सिपाहियों के हमरा शिकार के लिए गए थे और हमने इन्हें वहीं पर अगवा कर लिया था और इनके 4 सिपाहियों का कत्ल करके जंगल में दफना दिया था। इनके कपड़े वगैरह पहनकर मैं ही महल में आ गया था और यहाँ आकर सब जगह ये बात फैला दी थी कि मुझ पर हमला हुआ था, जिसमें वो 4 सिपाही मौत की नींद सो गए। जबकि यहाँ आते ही सब ने मुझे हाथों हाथ लिया था और यहाँ पर भी मैं अपनी हुकूमत कायम करने लगा था। मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता था वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और मैं फिर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सब कुछ करने लगा था और सब पर यह पाबंदी लगाई थी कि कोई भी शहर सुल्तान नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप तक खबर पहुँची तो मेरी पूरी हुकूमत उल्ट दी जाती और न जाने कैसे आप तक खबर पहुँच गई और ये सब कुछ हो गया। जबकि वो आदमी ये हकीकत बताने के बाद बिल्कुल खामोश हो गया था और इसका सर झुक चुका था। जबकि सुल्तान ने एक बार फिर इसके बालों को पकड़कर मुंह ऊपर की तरफ किया था और गुस्से से दारे थे, ये तो हुआ तुम्हारा सच, अब बताओ हमारा काजी कहाँ है? जबकि फ़ौरन ही बता चुका था कि इस काजी को इसने मिस्र में मौजूद अपने घर में बंद किया हुआ है। चाहते तो उसे कत्ल कर सकते थे, लेकिन इसको ही तमाम राजों के बारे में पता है कि कहाँ किस जगह खजाना मौजूद है। हम दोस्तों ने इसको बहुत ज़दकोब किया, इसे गुलवाना चाहा, लेकिन वो बहुत ही ढीठ तबीयत का शख्स है, अपने मुंह से एक लफ्ज़ अदा नहीं कर रहा। जबकि इसकी बात सुनकर सुल्तान ने सूखा सांस लिया था कि काजी साहब हयात थे, इन्हें कुछ नहीं हुआ था। जबकि इन्होंने फ़ौरन ही सबसे पहले काजी को इस कैद से रिहाई दिलवाई थी। इसके बाद काजी साहब के हाथों ही इसको फांसी पर चढ़वाया था। जबकि वो लाख झटपटाया, लाख माफ़ी मांगे, लेकिन सुल्तान ने इसको माफ़ नहीं किया था, बल्कि इसको सजा ही दी थी। जबकि पूरी सल्तनत ने सुल्तान का सामना किया था, इनका बहुत शुक्रिया अदा किया था। जबकि असल काजी को देखकर सबने खुशी मनाई थी और फिर तमाम इख्तियारात असल काजी के हाथ में थमाकर वो अपने शहर लौट आए। इसलिए कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, जब तक हकीकत सामने ना आ जाए जांच करते रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं बाज़ औक़ात आंखों देखा भी सच नहीं होता।